सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। बट आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक है, इसी तरीके के टॉपिक्स हम लोग जो 5 AM सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से आपका जो आपको लेक्चर है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप लोग को हैबिट बनानी है कि यार हाँ, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है, ऐसे क्वेश्चंस करने की अगर आपकी हैबिट बनती रहेगी तो इट विल हेल्प यू अलॉट। काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। तो ख़ास तौर से जो करंट अफेयर्स है, हिंदू के अलावा जो चीज़ें हैं वो भी आप अच्छे तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि आज जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दैट तो आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ, मतलब ई पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो नहीं है। बाकी कल दोबारा से जब न्यूज़पेपर पब्लिश होगा एवरीथिंग विल बी देयर, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पहला टॉपिक है, दिस टॉपिक इज अबाउट एजुलवीनी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, द टॉपिक इज अबाउट एजुलवीनी कंसेंसस के ऊपर ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बनता है। अब इसमें देखो, ये स्टेटमेंट्स आपके दे रखे हैं। पहला कि अफ्रीकन यूनियन पोजीशन ऑन रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखो लगातार डिबेट भी चल रही है। आप देखोगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जिसमें हम परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात करते हैं। टोटल आपके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स आपके परमानेंट होते हैं, सारी डिसीजन मेकिंग इन्हीं के पास है ना, और एक नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। भारत जैसे देश को इंक्लूड करने की जो है बात जो है की जा रही है। अब उसमें कुछ ऐसे देश हैं जिन, या आप कॉन्टिनेंट की बात करो, उनका रिप्रेजेंट साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया में अगर देखा जाए तो भारत है। ये कई है ना, इन जगहों से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन इन जगह पे रहती है। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन देखो तो नहीं है। तो ये लगातार चल रहा था। यहाँ पे आप ये मानकर चलो कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो अफ्रीकन यूनियन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब है ना, तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन क्या एक संगठन है, किसका, अफ्रीका के देशों का मिलकर। तो जो अफ्रीकन यूनियन है वो चाहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए। और उस रिफॉर्म्स को अगर आप देखा जाए तो उसके लिए ये शब्द यूज़ होता है, दैट वी कॉल इट एज, जिसे हम यजुलवीनी कंसेंसस, जिसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं, दैट इज़ यजुलवीनी कंसेंसस जो शब्द है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक समिट टाइप आपकी हुई थी मार्च 2005 के अंदर। मार्च 2005 में कहाँ पे, एडिस अबाबा करके, है ना, बताओ कौन से देश के अंदर है। तो उसके बेसिस में इस चीज़ को आपका डेवलप किया गया अफ्रीका। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उसके कंटेक्स्ट में ये आपका है। तो यहाँ पे क्या गया कि जो अफ्रीका है उसमें नॉट लेस देन 2 परमानेंट सीट विथ वीटो पावर। जैसे अभी मान लो 5 हैं, तो अफ्रीका साफ साफ कह रहा है कि यार 2 देश जो हैं वो तो अफ्रीका से होने ही चाहिए और उनके पास वीटो पावर होना चाहिए। देखो क्या है कि रिफॉर्म्स की बहुत सारी बातें जो है लगातार आपकी चल रही कि रिफॉर्म का मॉडल किस तरीके से होना चाहिए, रिफॉर्म का जो मॉडल है वो कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा चल रही है। तो रिफॉर्म में कोई कहता है परमानेंट मेंबर बढ़ा दो, कोई कहता परमानेंट मेंबर बढ़ा दो लेकिन वीटो पावर उनको मत दे, कोई कहता नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ा दो, इस टाइप के अलग अलग है। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि 2 आपके परमानेंट मेंबर होने चाहिए और 5 नॉन परमानेंट सीट्स होनी चाहिए ऑन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब 5 तो अफ्रीकन 5 जो है नॉन परमानेंट सीट्स हो, 2 परमानेंट सीट्स जो हैं आप कह सकते हैं कि होनी चाहिए। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो परमानेंट सीट्स हैं सारी डिसीजन मेकिंग इन्हीं के द्वारा की जाती है। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन 0 है। वही अगर नॉन परमानेंट की बात करें तो अभी जो स्थिति है उसमें 3 नॉन परमानेंट जो सीट्स की अगर बात किया जाए, ठीक है। कई बार ये भी कहा गया कि जो अफ्रीका है लाइक, और कई कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट भी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई एक ओपिनियन भी रहता है कि यार वीटो पावर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एक माइंडसेट आपका रहता है। जुलाई 2005 में अफ्रीकन यूनियन असेंबली ने ये रिफॉर्म किया
कि एजुलवीनी कंसेंसस इन सिरते डिक्लेरेशन ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो एक सिरते करके एक डिक्लेरेशन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो इस डिक्लेरेशन में इस चीज़ को कन्फर्म किया गया, ऑल्दो आया तो इसमें, बट कन्फर्म सिरते डिक्लेरेशन के अंदर किया गया। और इसके बाद इस कंसेंसस के बेसिस पर कहा क्या गया कि जो अफ्रीका है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसका रिफॉर्म आपका किया जाए। ये यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको रिफॉर्म करने की बात आपकी की गई। अब इसमें एक चीज़ और भी की गई कि ये कमिटी ऑफ 10 हेड्स ऑफ स्टेट्स बनाई गई, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना, जिसे शॉर्ट में C10 बोला गया। तो ये जो कमिटी ऑफ 10 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन की अगर बात किया जाए, तो ये जो कमिटी एक गठन किया गया जिसमें हेड ऑफ द स्टेट, मतलब वहाँ जो भी देश के हेड है वो आपके रहेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन, जो देश अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा है, वो साथ में मिलके बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन एंड सिरते डिक्लेरेशन, इस चीज़ को हाईलाइट किया गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके रिफॉर्म्स जो हैं वो होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात अगर इसमें जो है की गई है, तो यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, इट पर्पस दैट अफ्रीका जो है एटलीस्ट 2 परमानेंट सीट्स होने चाहिए यूएनएसए में, एंड विद और विदाउट वीटो पावर। और तीसरा है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट डिमांड फॉर मोर देन 7 नॉन परमानेंट सीट्स। तो देखो ये 7 नहीं है, ये ठीक है, ये हमने देख लिया अभी, ये 7 नहीं है, ये 5 है। और यहाँ पे वीटो पावर की बात की गई है। कंसेंसस इज प्रमोटेड बाय कमिटी ऑफ 10 अफ्रीकन। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया और ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, है ना। तो ये आपको बस ये फैक्ट याद रखना है यजुलवीनी कंसेंसस के कंटेक्स्ट में। और इसमें आपके जैसे इसमें पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स करेक्ट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, ठीक है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, 2 आपके सही नहीं है, अभी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ये टॉपिक है, द डस्ट पार्टिकल कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड सेटल ऑन द ओशियन सरफेस, हेल्पिंग टू रिलीव न्यूट्रिएंट शॉर्टेज एंड बूस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन द ओशियन। एक तो ये है। दूसरा कहा गया, ड्राईलैंड जो है ये वनरेबल है टू एक्सट्रीम विच प्रमोट द विंड ड्रिवन मोबिलाइजेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन्हेंसिंग एटमॉस्फेरिक डस्ट एमिशन। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया, पहला देखो क्या है कि डस्ट पार्टिकल की, वी आर टॉकिंग अबाउट द डस्ट पार्टिकल। तो जिस तरीके से मान लो कहीं सूखा है और हवा तेज़ी से चलेगी, जो डस्ट पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में जाएंगे, हवाएं उस डस्ट पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी। जब वो डस्ट पार्टिकल्स हैं समुद्र के ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते नीचे समुद्र से जाके वो डस्ट पार्टिकल मिल जाएंगे। तो वो जो एटमॉस्फेयर से मूव करते हुए और फर्दर ओशन सरफेस में वो सेटल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स में बहुत सारी डिफरेंट मिनरल्स और ये सब चीज़ें प्रेजेंट है, समुद्र में मिलेंगे और न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दे विल गेट एडेड इनटू द ओशन के अंदर। और इससे क्या है कि दूसरे जो, जैसे मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गीज हैं, या दूसरे मान लो छोटे जीव हैं, वो उसको कंज्यूम करेंगे, या जब वो न्यूट्रिएंट आपका मिल जाएगा तो जब वो कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं शरीर के अंदर, दैट विल ऑल्सो एंटर, जो मैराइन इकोसिस्टम का हिस्सा है, समुद्री जीव की अगर हम बात करें। तो कहने का क्या मतलब, इस पर स्टडी क्या कहती है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे हैव ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। जैसे अब डस्ट पार्टिकल कहाँ, जहाँ पे बहुत अधिक सूखा पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी जगह पे बहुत अधिक सूखे की स्थिति है, जो आप कह सकते हो जहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस आपकी हैं। तो देखो इन इकोसिस्टम का भी अपना एक महत्वपूर्ण है। हम ये सोचते हैं कि अगर मान लो कहीं सूखा पड़ रहा है या डेजर्ट लाइक कंडीशंस है तो वो किसी काम के नहीं है, मतलब, है ना। बट उनका भी इंपॉर्टेंस है कि जो भी वो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ से जनरेट होंगे और वो समुद्र में आके सेटल करेंगे, सो दे विल ऑल्सो एक्ट एज, ये क्या है, न्यूट्रिएंट के रूप में भी काम जो है वो करेंगे। तो पहला जो अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे एक स्टडी कही गई है कि बहुत सारा जो डस्ट है वो अफ्रीका से जाके और आसपास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो मेडागास्कर का रीजन है, मेडागास्कर का जो रीजन है उसके आसपास अगर देखा जाए तो मेडागास्कर के आसपास काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया और उसकी वजह से बहुत सारे जो एल्गीज बहुत उगने लग गई, जिसे हम जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जिसे एक शब्द यूज़ होता है, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम शब्द जिसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप ये मानो कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम है,
ये फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो भी आपका वीकेंड से समुद्र के अंदर बहुत सारा डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हुआ और बहुत न्यूट्रिशन ऐड हो गया। जैसे आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में भी तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जैसे सीवेज और इस सब से आसपास के वाटर बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन का एडिशन हो जाएगा, और वो जो न्यूट्रिशन का एडिशन होगा उसकी वजह से बहुत सारी एल्गीज तेज़ी से ग्रो करेंगी। जब बहुत ज़्यादा एल्गीज और ग्रो करेंगी तो वो एल्गल ब्लूम की स्थिति जो है देखने को मिली। इसी तरीके से यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल और फिर समुद्र में सेटल हो गए तो न्यूट्रिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ गया, और उसके बाद यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स मान लो छोटे छोटे एल्गीज आप मान कर चलो, फाइटो मतलब प्लांट होता है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स है उनका काफ़ी तेज़ी से आपका जो ग्रोथ है वो होने इस रीजन में लगा। तो ये देखने को मिला था फरवरी 2020 में, ये एस्पेक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लाइक जैसे अगर आप देखोगे तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि देखो ये भी एक ऐसे, ध्यान समझना, ये भी एक प्रकार के जीव टाइप हैं। जीव इन द सेंस आप मतलब प्लांट टाइप मानो, फाइटो मतलब प्लांट से रिलेटेड, छोटे एल्गीज टाइप होता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे, और खाना बनाने के बाद है ना जो है खाना बनाएंगे अपना खुद का, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से, तो वही CO2 अब क्या होता है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी फाइटोप्लैंक्टन्स का एक महत्वपूर्ण जो रोल है, खासतौर से क्लाइमेट और कार्बन साइकिल में फाइटोप्लैंक्टन्स का बहुत रोल है। और डस्ट पार्टिकल से वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैडागास्कर का एग्जांपल है कि बहुत अधिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो तेज़ी से आपके आप कह सकते हैं तेज़ी से ग्रो किए। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण रोल है। अब यहाँ दूसरी चीज़ का दूसरा देखो, अगर आप देखा जाए तो ड्राई लैंड की बात किया जाए तो ड्राई लैंड्स जो हैं, ड्राई लैंड लगभग 40% ऑफ द 41% ग्लोबल एरिया का हिस्सा है। 41%, 41% मतलब पूरे विश्व में जितनी लैंड है उसका ग्लोबल एरिया अगर आप देखोगे तो 41% वहाँ पे आप कह सकते हो कि ड्राई लैंड है। ड्राई लैंड आप मानकर चलो बारिश बहुत एरिड कंडीशंस हैं, सूखा है। एंड यहाँ पे कहा गया कि दे आर ऑल्सो वनरेबल टू एक्सट्रीम ड्रॉट्स, एंड यहाँ पे भी डेजर्टिफिकेशन तेज़ी से बढ़ सकता है, डेजर्ट लाइक कंडीशन बढ़ सकती हैं। ठीक है, ड्राईलैंड्स खास तौर से बहुत ज़्यादा रेन डिपेंडेंट आपकी होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जो सूखी ज़मीन है तो है ना रेन डिपेंडेंट होगी, बहुत बारिश नहीं हो रही है। और कहा गया कि डेजर्ट लाइक कंडीशन जिसे डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं वो इस रीजन के अंदर तेज़ी से बढ़ेगा। और जो भी इसमें मौजूद वेजिटेशन है वो धीरे धीरे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी अगर नहीं रहेगी तो वेजिटेशन इज़ ऑल्सो लाइक है ना, तो जो वेजिटेशन है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे समझना, तो देखो ड्राई लैंड क्या है, ड्राई लैंड में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही है, सूखा पड़ रहा है, वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, और ये वेजिटेशन के लॉस से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो रही है, क्योंकि वेजिटेशन मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, हवा एकदम बह रही है, साथ में पार्टिकल्स लेकर जाएंगी, एंड वही पार्टिकल्स धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं इकट्ठा आपके होते जाएंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स में सबसे जरूरी, जैसे डस्ट पार्टिकल जो भी होंगे तो इस डस्ट पार्टिकल में आयरन प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल में आप देखोगे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल में आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और डस्ट पार्टिकल के अंदर आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये देखो डाउन टू अर्थ का टॉपिक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करूँगा। इसका PDF सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। देखो PDF जो है, PDF आपका फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा। जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है वो उनको ये PDF अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखना तो यूट्यूब में भी वीडियो रहेगा आपका। आप जैसा है ना, आज द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। मंडे से डेली बेसिस में आपका जो सेशन है वो इससे रिलेटेड आपका होगा। ठीक है, मतलब ऐसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो इससे आपके जैसे अलग अलग सोर्सेज से कंटेंट आपका बढ़िया तरीके से कवर होता रहेगा। PDF जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है वो अपना प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा, उनको PDF आपको डेली बेसिस में मिलेगा। तो जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, जो वो सब कुछ उस PDF में लिखा हुआ है, तो उस PDF को आपको बस डाउनलोड करना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें टोटल 30 टेस्ट हैं उसी में PDF मिलेगा। तो आप दशहरा ऑफर भी है, टोटल 50% ऑफ भी रहेगा। अब क्योंकि मुझे इस पूरे कंटेंट और PDF को पूरा तैयार करना, लॉजिस्टिक्स भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और इसको लॉन्ग टर्म जो है लेकर चल सकूं, और आपको उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं
लगभग 2 साल के करंट अफेयर का कंटेंट भी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में वो भी दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप उस चीज़ को पढ़ो और टेस्ट दो, इससे आपको बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब के अंदर चाहो तो आपको मिल जाएगा, या फिर इनको कंपाइल्ड करके मैं उसमें भी डाल दूँगा, बट आप यूट्यूब में देखते जाओ, पीडीएफ आपको तुरंत क्लास के बाद वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सेकंड स्टेटमेंट, ड्राईलैंड्स आर वनरेबल टू एक्सट्रीम विच प्रमोट द विंड ड्रिवन मोबिलाइजेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल एनहांसिंग एटमॉस्फेरिक डस्ट एमिशन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि डस्ट पार्टिकल जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, ड्राईलैंड जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, दोनों स्टेटमेंट है और सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रीन डिपॉजिट के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, ग्रीन डिपॉजिट के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए इसमें, तो यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट क्या है, ये एक बैंक डिपॉजिट है जो कि इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है, जिससे इकोलॉजिकली फ्रेंडली प्रोजेक्ट को जो है ना, इन्वेस्टर्स जो है फंड करें इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट है। रेगुलेटेड जो एंटिटीज़ है ये लाइक इंटरेस्ट पे करेंगे ग्रीन डिपॉजिट्स में अपने कस्टमर के, और यहाँ पे जो प्री मेच्योर विड्रॉल, आप तुरंत अपना विड्रॉल इसमें ऐसा जो है नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्री मेच्योर विड्रॉल का मतलब पहले से ही सारा ऐसा विड्रॉल नहीं कर सकते। ये 3 स्टेटमेंट्स इसमें दे रखे हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहला तो देखो, इसमें ये कहा गया कि जो ग्रीन डिपॉजिट्स हैं, जो शब्द इसमें मेंशन्ड है ग्रीन डिपॉजिट्स, तो वो क्या है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट का समय देना, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ आ गई। ये टेक्नोलॉजी का यही इशू आता है, तो थोड़ा मुझे 1 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा चार्ज कर लूँ मैं, है ना। तो तब तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि देखो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज क्योंकि न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और है ना, रिवाइज चीज़ों को कर लेंगे। और ये जो कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंटेंट आपको मंडे से, आई एम ट्राइंग कि मंडे से आपको मिलना शुरू हो, कि प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन आपका डेवलप हो। पीडीएफ जो प्रीलिम्स विजय सीरीज़ चल रही है उसी में पीडीएफ मिलेगा अवेलेबल, इसको फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल इसका आपका नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ उसमें आपका पुराना जो जनवरी 2024 से लेके पूरा पीडीएफ रहेगा, उसमें ऑलरेडी मैंने आप मानकर चलो 200 से लगभग आप मानकर चलो कि 300 पेज का तो कंटेंट डाल दिया है। 7 सेट है। अब उन्हीं के बेसिस पे आपका टेस्ट भी जो है प्रिपेयर होगा। तो पहला मेरा उद्देश्य है कि वो टेस्ट अच्छे से देते रहो। टेस्ट देते 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 आप देखोगे तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे जिस पे स्टैटिक कंटेंट भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप अगर लेकर चलो, थोड़ा सा जो मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा फॉलो करोगे तो आपको ह्यूज एडवांटेज इस चीज़ का मिलेगा। आप ऐसे क्वेश्चन से डरोगे नहीं, यूपीएससी के पैटर्न से डरोगे नहीं। आपको समझ में, जैसे अब कई टॉपिक्स को पढ़ के आपको लगेगा यार ये कहाँ से पूछ लेते, सब कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे जब आप सीखोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब मेरा कहना है कि ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान लें और सीरियसली लें। और अभी जैसे दिसंबर तक का तो देखो समय है कि आप मेंस स्पेसिफिक चीज़ों को थोड़ा अच्छा करें। मेंस स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बेटर करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो साइकिल शुरू हो जाती है और फिर समय नहीं मिलता है। आपको अपना जो है ऑप्शनल अच्छा कर लेना है। ऑप्शनल आपको कमांड उसमें बहुत अच्छे होने चाहिए, ऐसे है, इथिक्स है, तो ये तीनों चीज़ें मैं करवा ही रहा हूँ। इथिक्स का पूरा लेक्चर अपलोडेड है, पूरे नोट्स डाल दिए हैं, एआरसी रिपोर्ट डाल दी है, एआरसी रिपोर्ट के 3 लेक्चर्स डाल दिए, गवर्नेंस इंडिया के 6 लेक्चर्स डाल दिए हैं, तो वो पूरा और नोट्स पूरा डाल दिए। उसके साथ वीडियो लेक्चर पैरेलली चल ही रहे हैं। ऐसे का 30 लेक्चर्स का 50 लेक्चर्स का चल रहा है, 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं, 4 ऐसे सबने लिख लिया, 3 टोटल मैंने इवेलुएट कर लिए हैं, थोड़ी सी कॉपीज़ बची हुई हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग करेंगे, तो लिख रहे हैं जो उनका अपना बेनिफिट है, तो ऐसे का अपना चल ही रहा है। तो ये आपके 1000 नंबर, मेरा मानना है कि दिसंबर तक इन 1000 नंबर पे अगर आपका कमांड नहीं है तो आप एक तरीके से थोड़ा पीछे चल रहे हो। इस पर फोकस का आपको कर लेना चाहिए अच्छे से। अपना ऑप्शनल एग्रीकल्चर तो नया बैच आ ही रहा है, मतलब मान लो आप कोई और आपका ऑप्शनल है तो आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करो, बट ये 1000 नंबर पे फोकस करना है। आजकल मैं समय इसलिए ले रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूँ कि आज न्यूज़पेपर तो पब्लिश हुआ नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा समय बातें आपको हाईलाइट करने का प्रयास जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट्स की बात करते हैं। तो ग्रीन डिपॉजिट्स मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसा है बैंक में डालते हो और बैंक में पैसा डाल रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि वो पैसा सिर्फ यूज़ हो किस में, सिर्फ यूज़ हो ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट पे। जैसे बैंक का भी सिस्टम क्या होता है कि आप जो पैसा
उठाओगे वो पैसा बेसिकली, जो पैसा आप डालोगे वो पैसा फिर बैंक लोन देता है। बट लोन किसको दे ग्रीन डिपॉजिट में, कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है आप कह सकते हैं कि उन्हीं को दे। तो यहाँ पे लाइक काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया गया है, और इसमें आरबीआई ने भी फ्रेमवर्क आपका सामने रखा है ना। और जो ग्रीन डिपॉजिट है इसे फिक्स्ड टर्म बैंक डिपॉजिट बोला गया है। फिक्स्ड टर्म, ठीक है, फिक्स्ड टर्म, फिक्स्ड मतलब एफडी टाइप मानो आप, फिक्स टर्म एफडी टाइम मान लो 2 साल 3 साल जो भी टर्म है उसके लिए आपका इसका इस्तेमाल, तो फिक्स टर्म आपका ये डिपॉजिट कंसिडर किया गया है। और इसमें खास तौर से वो जो लाइक है ना मतलब वो पैसा अगर आपने एफडी डाला है तो बैंक उस चीज़ को दे भी सकता है, बट वो उन्हीं को अवेलेबल होगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है उन्हीं के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये स्कीम आपकी 2023 के अंदर ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई है। एंड ये भी कहा गया है कि इफ़ रेगुलेटेड कंपनीज, और मान लो कि अगर मान लो कोई कंपनी है वो रेस करना चाहती है ग्रीन डिपॉजिट्स क्लाइंट से, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसको आउटलाइन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये भी आपका हाईलाइट किया गया है कि जो भी ग्रीन डिपॉजिट है, मतलब जैसे है ना, तो जैसे मान लो कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी है और वो पैसा ग्रीन डिपॉजिट वाला रेस कर रही है, तो जो भी पैसा है उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी कंडीशंस में चीज़ों पर एग्री किया गया है, तो उसके लिए जैसे मान लो आप एफडी देते हो तो उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम का आपको इंटरेस्ट 5-6% मिलेगा। तो जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हुए हैं, तो कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी उसको एक प्रकार से एग्री कर सकती है, और जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है मतलब इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि इसमें लिखा है कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रीमेच्योर विड्रॉल, प्रीमेच्योर विड्रॉल आपका अलाउड नहीं है, मतलब सॉरी प्रीमेच्योर जो मतलब जैसे मान लो आपने 3 साल का एफडी कराई 5 साल का, तो ऐसा जनरली होता है कि जो टाइम पीरियड है उसमें करो, आपने अगर पैसा उससे पहले निकाल लिया तो पेनल्टी टाइप रहता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो जो ग्रीन डिपॉजिट है जिस पर्पज़ के लिए, तो उससे पहले भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो देखो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी, इसमें अगर स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कितने स्टेटमेंट्स मतलब इसमें जो पूछा गया है वो है आपका कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, लाइक है ना, ओनली 2 जो है करेक्ट है यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो है वो भी आपका इनकरेक्ट है, रिकरिंग नहीं है, ये फिक्स्ड है, तो ये फैक्ट ये भी आपका गलत हो गया। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा आपका जो थर्ड स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो कोर इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो 8 कोर आपकी टोटल आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। इस 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में जैसे मान लो कोल है, इसका वेटेज देखा जाए तो इसका 10.33% वेटेज है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्रूड ऑयल की अगर बात किया जाए तो क्रूड ऑयल का जो वेटेज है टोटल, जब इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, क्रूड ऑयल का जो वेटेज है दैट इज़ 8.98 का है। और नेचुरल गैस की बात किया जाए तो 6.88 आपका नेचुरल गैस का है। और उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरी की वेटेज देखा जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरी का 28.04% है। उसके बाद फर्टिलाइज़र का बात करें तो उसका वेटेज 2.63% है। मतलब इंडेक्स कैलकुलेट जब आप करते हो तो मान लो 100 की यूनिट लोगे तो इस टाइप से है। फर्टिलाइज़र का जो वेटेज है, फर्टिलाइज़र का वेटेज भी आपका 2.63% के आसपास है। स्टील का वेटेज देखा जाए तो 17.92 का वेटेज है। सीमेंट का वेटेज 5.37 का वेटेज है। अब इसमें देखो, इसमें ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा देखो वेरी भी कर सकता है, अभी जो डेटा है लेटेस्ट उसके बेसिस पे है। बस आप ये ध्यान रखो इनकरेक्ट क्या है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, देने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें देखो इसमें थोड़ा सा आप अगर क्लैरिटी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ये सारे ही करेक्ट हैं, तो नन है इस पर। फैक्ट आप देख लो, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको फैक्ट का पता नहीं होता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए ऐसे। अगर आपको मान लो स्टेटमेंट्स देखना है, कभी भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, इंक्रीज डिक्रीज वाले पॉइंट्स को देखो, ठीक है। तो मान लो डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज लिख देंगे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज लिख देंगे, ऐसा होता है जनरली यूपीएससी की अगर बात की जाए। और जनरल सेंस में होता है कि नहीं वो अलग बात है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में, दैट इज़ मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में आपकी रही है। और 2 स्पीसीज जो इन न्यूज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ 2 न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर, तो पेरेनियल चक्रा एंड
सो पर्णिका रिवर इस सेंचुरी से फ्लो होके जाती है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। तो इसमें कहा गया है कि द फेम्ड कोडा चाड्री हिल्स एंड कोल्लूर मुकाबिका टेम्पल्स जो हैं वो भी इस सेंचुरी के लिए हैं। तो सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। तो बड़ा सा स्टेटमेंट आपको रीड करना है, फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, तो ये स्टेट की कौन सी कर्नाटका के अंदर आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पे अभी जैसे लाइक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक बार इसको चेक करना, आप कर्नाटका ही है शायद, है ना, मुम्बापिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रिसेंटली न्यूज़ में रही है। और ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया द फेम्ड कोडा चाड्री हिल्स एंड कोल्लूर मुम्बिका टेम्पल्स जो हैं ये भी सेंचुरी के अंदर, तो सी वर्ल्ड लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका ठीक है। तो एक बार आप चेक करना, आई थिंक कर्नाटका ही होना चाहिए, कर्नाटका या फिर केरला, ठीक है, आई थिंक कर्नाटका होगा, एक बार चेक करना इस चीज़ को, है ना। जो आपका है दैट इज़ मुम्बापिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये L69 ग्रुप है ना। तो L69 ग्रुप के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो L69 ग्रुप जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और पैसिफिक के। तो इसमें लगभग 42 कंट्रीज़ हैं। और जो कोलिजन नेशन का ये भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इन सब का रिफॉर्म चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दिस इज़ अगेन आप कह सकते हैं दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उससे रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसमें अलग अलग देश हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया पैसिफिक रीजन से, और इसमें ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, तो यहाँ पे इसी से एक ग्रुप निकल कर आता है जिसे G4 बोला जाता है। और उस ग्रुप में इंडिया है, ब्राज़ील है, उसके बाद जर्मनी है और जापान है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो G4 इससे निकल कर आता है। इसकी जो स्थापना अगर देखा जाए तो 2007 के अंदर हुई थी। एंड एक रिजोल्यूशन जैसे G4 की स्पेशली अगर बात की जाए तो इसमें स्पेसिफिकली इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और यहाँ पे एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन लेकर आया गया था जिसका नाम L69 था, और उस ड्राफ्ट को फर्दर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबमिट किया गया था। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये रिफॉर्म से रिलेटेड L69 ग्रुप, और इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो कहा गया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका रिप्रेजेंटेशन, उस पर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उसका बढ़ना चाहिए। दूसरे जो देश हैं वो भी आपका हिस्सा बनना चाहिए, अभी जो 5 है परमानेंट है तो सिर्फ वही ना रहे। उसके बाद ये भी कहा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़, अफ्रीका और इन सबसे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक lacking the common African position based on Azulvini consensus and Sirte declarations। तो यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, सिरते डिक्लेरेशन एंड यजुलविनी कंसेंसस की बात की थी, तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो है ना, उसको जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें हाईलाइट किए गए थे। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो गलत कोई भी नहीं है। तो फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, ये इसके बारे में है। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो इसमें करेक्ट आपसे पूछा है। तो ये पहली चीज़ तो याद रखना है कि कंपनीज एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है। इसमें वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल भारत के अंदर है ना, तो इंडियन एज वेल एज ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब है ना। तो यहाँ पे ख़ास तौर से है ना, तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस की बात अगर की गई है तो फोकस भी इसमें जो आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर, ये फोकस आपका किया गया है। कई ऐसे है ना, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों को लाइक है ना कि कैसे प्रमोट किया जाए इस, जैसे कई मूवीज़ बाहुबली और इसमें बहुत सारा एनिमेशन और ये सब यूज़ हुआ है, तो उस टाइप का एक्सेलेंस कैसे लेकर आया जा सकता, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका गठन आपका किया गया है। तो यहाँ पे मतलब ये भी इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ह्यूमन स्किल डेवलप होगा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेगा। सो ग्रोथ रेट 25% बाय 2023 जो एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। एंड है ना, तो यंग टैलेंट के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल आपका रहेगा इस एरिया में जो काम आपके कर रहे हैं। और फिकी की बात करें और CII की बात करें तो ये लाइक दे आर एक्टिंग दे आर एक्टिंग एज अ पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिकी एंड वो, और वो इसके डेवलपमेंट के लिए जो है काम भी आपका कर रही हैं। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स के आपके जो चारों स्टेटमेंट्स हैं
वो इसके लिए आपके सही हैं। रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट की बात किया जाए, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के कंटेक्स्ट में ये आपका नेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट हार्म्स, कोई कंपनी है, कंपनी और गवर्नमेंट हार्म्स बायोडाइवर्सिटी, दे कैन ऑफसेट द डैमेज बाय पेइंग द कंजर्वेशन एफर्ट एल्सवेयर। द आइडिया इज टू बैलेंस द ओवरऑल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू द कंपनसेटरी एक्शन सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के कंटेक्स्ट में है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि एक स्टेटमेंट आपका अक्टूबर 2024 में एक मतलब कई जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उन्होंने मिलकर जो है एक स्टेटमेंट जारी किया, और उसमें कहा गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस है हो रहा है, तो उसको किस तरीके से रोका जाए, इससे रिलेटेड है हाईलाइट करने का प्रयास आपका किया गया। तो जैसे अभी जो एक कॉन्फ्रेंस भी होना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोलंबिया के अंदर, उससे पहले ही ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट काम करता है, कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि इफ़ यू रिमेंबर कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, अगर वो ज़्यादा सपोज़ करो उसका टारगेट 80 है और उसने कार्बन एमिशन 110 किया, तो 30 यूनिट उसने ज़्यादा किया, और किसी ने मान लो 50 ही किया, तो ये 50 वाला इसको बेच सकता है 30 यूनिट, तो इससे वो अपना टारगेट पूरा कर लेगा 110 की जगह। मतलब 80 टारगेट है कि 80 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, उसने 110 किया, और 80 से ज़्यादा नहीं कर सकते, दूसरा 50 किया, तो 30 क्रेडिट बेचे जा सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट है जो क्योटो प्रोटोकॉल और इस सब में भी काफ़ी हाईलाइट किया गया। तो इसी कंटेक्स्ट में बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट और ऑफसेट को प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इससे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या मतलब जो एक्शन हो रहा है उससे जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है या फिर कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन का करना है, तो इन सब में मदद मिलेगी। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की है। तो कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट है बायोडाइवर्सिटी को अगर मान लो जो है हार्म करती है, तो उसे सर्टेन पे करना पड़ेगा। और इसका एम क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करना थ्रू कंपनसेटरी एक्शन, कंपनसेटरी एक्शन के माध्यम से उसको चीज़ को बैलेंस करना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये है। अब देखो ये सारे आंसर, ये पीडीएफ में सब कुछ इंक्लूडेड है। पीडीएफ में आप देखोगे ना सारे आंसर्स हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएफ जो है पढ़ना है, लेकिन साथ में लेक्चर्स को भी सुनते जाना, एक्सप्लेनेशन फोकस करना है, देन ओनली इट विल बी ऑफ अ हेल्प। तो जो लोग प्रीलिम्स विजय सीरीज़ या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ये पीडीएफ यूट्यूब या साइट में फ्री अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आज दशहरा ऑफर है, अगर आप हिस्सा नहीं हो तो जरूर से बने, 50% ऑफ है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से भी जुड़ते हो तो इट विल बी, आप कह सकते हो कि 50% ऑफ है, तो 900 के आसपास प्राइस रहेगा। टोटल 30 टेस्ट हैं, प्लस 1000 प्लस पेजेस का कंटेंट आपको इसमें अवेलेबल रहेगा, जो बहुत ही अल्टीमेट रहेगा। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट पे लिंक दे रखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या सौरभ पांडे UPSC.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज़ वाला कोर्स आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हम लोग शुरू कर रहे हैं जल्द से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 450 पेजेस के नोट्स रहेंगे, पैरेलल वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, लाइव रिवीजन और डिस्कशन सेशंस रहेंगे, तो इसको मिस नहीं करना है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल अच्छा हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। अगर आप तो जो है आप अभी तक ऑप्शनल कंप्लीट नहीं किए हैं तो ज़रूर से करें, इसमें प्रॉपर आपको नोट्स और सब कुछ अवेलेबल रहेगा, उसको अच्छे से फोकस करना। प्रहार बैच ये आपका कल मैंने योजना का जो जनवरी फरवरी का 2024 की योजना के नोट्स डाले हैं। अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जुलाई और अगस्त के भी प्रिपेयर हो चुके हैं, तो वो भी डाल दूंगा। और ये क्लासेस आपके वीडियो लेक्चर आपको 21 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग 2 साल का कवरेज करेंगे, जनवरी 2024 से लेके प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज रहेगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन करंट अफेयर्स का है आपका, हिंदू के अलावा और सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये अल्टीमेट है। बट प्रीलिम्स वाला जो ये PDFs हैं वो टेस्ट सीरीज़ में ही सिर्फ अवेलेबल रहेगी, क्योंकि फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, इथिक्स वाला कोर्स है, ऐसे का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी आप चाहें। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड करें। ठीक है, ये आपका PDF का पूरा है, तो ये आप लोग अपना देख लो, ये पूरे नोट्स और ये सब आपको मिलेंगे, तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। लेक्चर देखना और PDF से आपको रिवाइज करना है। देखो PDF लेक्चर देखने का बेनिफिट ये रहेगा आपका कि आप चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर सकते हो, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, ये ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आज जो ये स्पेशल ऑफर है इसका बेनिफिट आप जरूर से उठाएं। और मैं प्रयास करूंगा कि मंडे से हम लोग जो है प्रीलिम्स का ये डिस्कशन करें, और आज हिंदू पेपर पब्लिश नहीं हुआ इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।